ये वही दिन था जिस दिन लिंडसे हॉकर अपने स्टूडेंट को इंग्लिश पढ़ाने गई थी किसी कॉफ़ी शॉप में। लेकिन उसका अचानक यूं अनजान शहर में गायब होना किसी खतरे से खाली नहीं था। उसके रूम में एक स्केच मिला जिस पर उसी शख्स ने अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी लिखकर साइन किया था। आखिर क्यों? और कौन है टेत्सुया इचिहाशी जिसने जेल जाकर करोड़ों कमाए? चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। नमस्कार, शॉक जोन में आपका स्वागत है। लिंडसे हॉकर्स का जन्म 30 दिसंबर 1984 में हुआ। उसके माता पिता बिल और जूलिया कोवेंट्री इंग्लैंड में रहते थे। लिंडसे पढ़ाई में अच्छी थी। उसने यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान ब्रांच से 2006 में फर्स्ट क्लास ऑनर डिग्री हासिल की थी और फिर उसके बाद मास्टर्स डिग्री भी हासिल करने का प्लान किया था। लेकिन उसने एक साल के लिए इंग्लिश टीचर काम करने का सोचा, इसलिए अक्टूबर 2006 में जापान के टोक्यो के कोइवा शहर में नोवा नाम का एक स्कूल ज्वाइन किया, जो उस समय का जापान का सबसे बड़ा प्राइवेट इंग्लिश कॉन्वर्सेशन स्कूल था। वहीं पर वो रेबिका और कैथरीन से मिलती है, जो दोनों भी टीचर होती है, और लिंडसे उन दोनों की रूम पार्टनर बन जाती है और फिर बाद में उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी बन जाती है। उस वक्त आज के जैसे एंड्रॉयड फ़ोन ज़्यादा प्रचलित नहीं थे, इसीलिए वो ईमेल्स, टेलीफोन्स या फिर स्काइप के ज़रिए लिंडसे अपने माँ बाप से और बॉयफ्रेंड से सब कुछ शेयर करती थी और इसी तरह वो हमेशा अपने परिवार के साथ लगातार संपर्क बनाए रखती थी। 20 मार्च 2007 की सुबह लिंडसे हमेशा की तरह अपनी दिनचर्या के अनुसार काम पर गई थी। शाम को वो स्कूल से घर जाने के लिए ट्रेन पकड़ती है और वहीं पर एक 28 वर्षीय जापानी युवक उसके पास आकर बोलता है कि आप मेरी इंग्लिश टीचर है। मैं आपको जानता हूँ, लेकिन लिंडसे मना करती है कि मैंने तुम्हें कभी क्लास में नहीं देखा। लेकिन फिर भी वो बोलता है कि आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं आपको पहचानता हूँ। फिर उसके बाद वो लड़का लिंडसे से कहता है कि मुझे इंग्लिश की प्राइवेट क्लासेस ज्वाइन करनी है, क्या आप मुझे सिखाओगे? लिंडसे पहले मना करती है, लेकिन वो लड़का ज़िद्दी होकर उसे मनाता रहा, बहुत रिक्वेस्ट करता रहा और लास्ट में वो लड़का लिंडसे को 3500 जापानीज़ येन एक सेशन के लिए ऑफ़र करता है, यानी 2100 रुपये एक सेशन के लिए। आखिरकार उस लड़के के बहुत रिक्वेस्ट करने पर जैसे तैसे कर लिंडसे एक्स्ट्रा क्लास के लिए मान तो गई, लेकिन उसने कहा कि इंग्लिश सेशन हम कहीं बाहर ही लेंगे, तुम्हारे घर पर नहीं। ऐसा कहकर लिंडसे अपना स्टेशन आने पर उतर जाती है और स्टेशन पर पार्किंग में लगी अपनी साइकिल निकालकर अपने अपार्टमेंट की तरफ निकल जाती है। कुछ देर जाने के बाद वो देखती है कि वो लड़का उसका पीछा कर रहा है। वो घबराकर रास्ता बदलने ही वाली थी तो वो लड़का उसके पास आकर कहता है कि मैंने आपको ट्रेन में ज़्यादा परेशान तो नहीं किया, अगर किया होगा तो इसीलिए सॉरी। इस बात पर लिंडसे इट्स ओके कहकर निकलने ही वाली थी, लेकिन फिर से उस लड़के ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या आप मुझे एक ग्लास पानी पिला सकती है? लिंडसे को ये बात कुछ ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन उसने इंसानियत का भी ख्याल रखा। उसने सोचा पानी ही तो है, दे देते हैं, और उस लड़के को वो पानी पिलाने के लिए हाँ बोलती है और अपने अपार्टमेंट की ओर लेकर जाती है। अपार्टमेंट में उसकी 2 रूममेट्स मौजूद थी, रेबिका और कैथरीन। लिंडसे उस लड़के का परिचय करवाती है, बोलती है कि ये मेरा स्टूडेंट है। जब लिंडसे किचन में पानी लाने के लिए अंदर चली गई, तब उस लड़के ने टेबल पर मौजूद एक ब्लैंक पेपर पर पेन से एक स्केच किया और उसके नीचे कुछ लिखा था। लिंडसे आते ही वो लड़का उसके हाथ में पेपर देकर पानी पीता है। पानी पीने के बाद वो दोनों 4 दिनों के बाद एक कैफ़े में उनका पहला सेशन लेने का तय करते हैं और फिर बाद में वो लड़का चला जाता है। लड़का चले जाने के बाद लिंडसे टेबल पर रखा पेपर देखती है तो उस लड़के ने उस पेपर पर उसका स्केच बनाया था और उसका नाम टेत्सुया इचिहाशी ऐसा लिखा था। इसके साथ ही टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी भी लिखा हुआ था और नीचे अपनी साइन भी की थी। इसके बाद लिंडसे अपने इंग्लैंड में मौजूद बॉयफ्रेंड से ये सब बातें शेयर करती है और जो स्केच इचिहाशी ने बनाया था उसका जिक्र भी करती है और वो पेपर वहीं पर अपने रूम में छोड़कर सो जाती है। 20 मार्च 2007 शनिवार के दिन लिंडसे हॉकर और इचिहाशी का एक कैफ़े में मिलना होता है, लेकिन सेशन खत्म होने के बाद इचिहाशी कहता है कि मैंने साथ में पैसे नहीं लाए, मैं पैसे घर पर भूल गया हूँ। तुम एक काम करो, यही पास मेरा फ्लैट है, हम दोनों मिलकर टैक्सी से चले जाएंगे
और वहीं से पैसे लेकर तुम घर चली जाना। बात पर लिंडसे हाँ कहकर दोनों टैक्सी में बैठकर इचिहाशी के फ्लैट तक आ जाते हैं। पहले इचिहाशी फ्लैट में जाने लगा, लेकिन वो लिंडसे को कहने लगा कि अब यहाँ तक आई हो तो अंदर भी चलो। लिंडसे उसको मना नहीं कर पाई। लिंडसे ने टैक्सी ड्राइवर को कहा कि मैं जल्दी ही वापस आऊँगी, आप मेरा यहाँ पर इंतज़ार करना। ऐसा कहकर दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। टैक्सी ड्राइवर लिंडसे का वेट करता रहा, लेकिन 7 मिनट बीत चुके थे। उसके बाद भी जब लिंडसे लौटकर वापस नहीं आती तो ड्राइवर हताश होकर बाहर से ही चला जाता है। लिंडसे हॉकर शाम को घर वापस नहीं आने पर उसकी रूममेट रेबिका और कैथरीन बहुत परेशान होते हैं। वो देर रात तक उसका इंतज़ार करते हैं। उन्होंने अवेलेबल सोर्सेस से उसको कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। डर कर उसकी दोनों फ्रेंड्स लोकल पुलिस स्टेशन जाकर उसके घर ना आने पर एफआईआर दर्ज करवाती है, लेकिन पुलिस एफआईआर लिखवाने से मना करती है क्योंकि लिंडसे को लापता होकर ज़्यादा वक्त नहीं बीता था। इसके साथ उनको आशा थी कि वो कुछ देर बाद या फिर कल परसों वापस लौटेगी। 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन तीसरे दिन नोवा इंस्टीट्यूट से इंग्लैंड में रहने वाले लिंडसे के माता पिता को खबर दी जाती है कि लिंडसे 25 और 26 मार्च को इंस्टीट्यूट सेशन पढ़ाने के लिए नहीं आई। ये खबर सुनते ही लिंडसे के माता पिता चिंतित होते हैं और उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस लिंडसे किसी भी तरह किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। इसीलिए उसके पेरेंट्स और फ्रेंड्स दोनों भी काफ़ी परेशान थे। 2 दिन के बाद यानी 27 मार्च 2007 पुलिस आखिरकार रेबिका और कैथरीन द्वारा लिंडसे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और लिंडसे की तलाश जारी करते हैं। सबसे पहले लिंडसे की अपार्टमेंट से तलाशी की शुरुआत होती है। सब कुछ छानबीन करने के बाद उनको इचिहाशी द्वारा लिंडसे की बनाई गई स्केच मिलती है, जिस पर इचिहाशी ने अपना परिचय दिया था। पुलिस के पूछने पर रेबिका और कैथरीन उस स्केच के बारे में डिटेल्स में बताती है। हालांकि ये एक सुराग था जो पुलिस के हाथों लगा था। लिंडसे के फ्रेंड से ज़्यादा कुछ पता न चलने पर पुलिस लिंडसे के पेरेंट्स और उसके बॉयफ्रेंड से पूछताछ करती है और लिंडसे के बॉयफ्रेंड से पुलिस को ये पता चलता है कि इचिहाशी एक 28 साल का लड़का है जो उसके पीछे पड़ा था इंग्लिश की एक्स्ट्रा क्लासेस लेने के लिए, लेकिन मना करने पर भी वो बार बार लिंडसे को रिक्वेस्ट करता रहा। इसीलिए लिंडसे ने उसे हाँ कहकर 24 मार्च को उसका एक सेशन भी बुक किया था किसी कॉफ़ी शॉप में। अब पुलिस के शक के दायरे में टेत्सुया इचिहाशी था। पुलिस को आरोपी तक पहुंचने के लिए इतना काफ़ी था। पुलिस कैफ़े में जाती है, वहां पूछताछ करने के बाद वहां से उस टैक्सी ड्राइवर को भी पकड़ लेती है और टैक्सी ड्राइवर उनको इचिहाशी के अपार्टमेंट तक लेकर जाता है। 27 मार्च को करीब शाम के 5:40 पर 2 पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचती है, लेकिन कानूनी रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक किसी के भी घर में डायरेक्ट छानबीन नहीं कर सकते या फिर बिना कोई अरेस्ट वारंट डायरेक्ट किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकते। इसलिए पहले वो इचिहाशी के बारे में आसपास पड़ोस के लोगों से पूछताछ करते हैं। तब इचिहाशी के पड़ोस के लोग कहते हैं कि इचिहाशी के रूम से कुछ हेवी मेटल्स को घसीटने की आवाज़ें आ रही थी और रात से आवाज़ें आना बंद हो गई थी। और पुलिस ने ये भी नोटिस किया था कि इचिहाशी के फ्लैट में अंधेरा है, कोई भी लाइट ऑन नहीं है। इचिहाशी भागने के चांसेस ज़्यादा थे, इसीलिए उन्होंने बैकअप के लिए करीब 7 बजे और 7 पुलिस अधिकारियों को बुलवाया और हर एक फ्लोर पर अपना एक पुलिसकर्मी सुरक्षा के तौर पर तैनात किया और वो इचिहाशी को रूम से बाहर निकलने का वेट कर रहे थे। लेकिन इचिहाशी स्मार्ट था, उसको पता था कि पुलिस बाहर है, इसीलिए वो अपनी रैक सैक लेकर फ्लैट से बाहर निकलता है। जैसे तैसे कर एक पुलिसकर्मी ने उसके पीठ पर मौजूद बैग को पकड़ा, लेकिन वो काफ़ी निकलने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में ही पुलिस के चंगुल से वो जैसे तैसे कर निकल पड़ा और पुलिस उसको पकड़ने में नाकामयाब होती है। लेकिन जैसे ही पुलिस इचिहाशी के फ्लैट के अंदर एंट्री करते हैं तो वो चौंक जाते हैं, क्योंकि रूम की हालत उन्हें सही नहीं लग रही थी। उन्होंने देखा कि बाथरूम से बाथटब को हटवा दिया गया है और उसको घसीटते हुए बालकनी की ओर लेकर गया है। जैसे ही वो बालकनी में जाते हैं, वहाँ पर उनको कंपोस्ट मिट्टी और सैंड नीचे गिरी हुई दिखती है। देखते देखते वो बाथटब से मिट्टी हटवाते हैं तो दिल को चीर कर रख देने वाली इंसानियत की सबसे बदसूरत तस्वीर सामने आती है। पुलिस बाथटब की ऊपरी मिट्टी हटाकर देखती है तो उनको एक लड़की का हाथ दिखता है। उन्होंने थोड़ी और ऊपरी मिट्टी हटाई तो एक लड़की का चेहरा दिखाई दिया, जिसके ऊपर प्लास्टिक के पट्टी से और स्कार्फ से मुंह को बांध दिया था और उसके बालों को भी सिर से मुंडवा दिया गया था। उसके बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था और खून के जमे हुए काले निशान थे। इसके साथ ही फर्नीचर टकराने की वजह से ऊपरी बॉडी पर चोटें भी आई थी, जो कह रही थी जरूर उसके साथ कुछ हाथापाई हो गई है।
बाथटब में मिट्टी, सैंड और कंपोस्ट के अलावा और भी मिश्रण था जो लिंडसे के बॉडी की डिकम्पोजिशन प्रोसेस को फास्ट बनाता है ताकि बॉडी जल्दी से जल्दी डिकम्पोज हो जाए। इचिहाशी के अपार्टमेंट के नीचे पुलिस को एक ट्रॉली भी मिली जिसमें मिट्टी और रेत को लाया गया था। इसके साथ ही इचिहाशी ने 26 मार्च को पुलिस के आने से पहले उसी एरिया में लोकल हार्डवेयर स्टोर में 6 बार जाकर कुछ सामान खरीदा था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पता चला कि लिंडसे की मौत सांस घुटने की वजह से हो गई थी। साथ में ही उसके गर्दन की कार्टिलेज टूटी हुई थी जो एक जगह पर बार बार हमले के कारण हुआ था। बॉडी पर पाए गए निशान ये कह रहे थे कि ऐसा हमला सिर्फ मार्शल आर्ट में कुशल रहने वाला इंसान ही कर सकता है। मिले हुए सबूतों के मुताबिक खूनी इचिहाशी ही था, इसलिए सब कुछ छोड़कर इचिहाशी की और जानकारी प्राप्त करने में पुलिस लगी थी। पुलिस को इचिहाशी की पूरी जानकारी मिली। उनके मुताबिक टेत्सुया इचिहाशी का जन्म 5 जनवरी 1979 को गिफू प्रीफेक्चर में हुआ था। उनकी मां एक डेंटिस्ट और उनके पिता मेडिकल डॉक्टर है। 2005 में शिबा यूनिवर्सिटी से उसने हॉर्टिकल्चर में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। फिर उसके बाद वो शिबा के इचिकावा शहर में रहने लगा, लेकिन उसने कुछ नौकरी नहीं की। उसका खर्च उसके माता पिता ही उठाते थे। उसके माता पिता उसको लगभग 1 लाख जापानीज येन यानी 60,000 रुपये प्रति माह भेजते थे। इचिहाशी का इससे पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन लिंडसे हॉकर की मृत्यु से 6 साल पहले चोरी और मारहानि के आरोप में उस पर मुकदमा चला था, क्योंकि एक रॉबरी के दौरान सड़क पर एक व्यक्ति पर हमला किया था, लेकिन ये मामला अदालत से बाहर सुलझ गया था। लिंडसे हॉकर की हत्या के समय इचिहाशी एक जापानी महिला के साथ 1 साल के रिलेशनशिप में था। वो नियमित रूप से जिम जाता था। इतना ही नहीं बल्कि वो हर दिन 25 किलोमीटर तक साइकिल चलाता था। अब पुलिस को शक था कि वो एक मानसिक रोगी है, लेकिन फिर उसने ये अपराध होश में ही किया था। इसके बाद पुलिस टेत्सुया इचिहाशी का अरेस्ट वारंट जारी करती है और उसको ढूंढने में निकलती है। पूरे शहर में इचिहाशी के वांटेड पोस्टर्स लगवाते हैं। पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी खूनी का कोई अता पता नहीं था। आखिरकार 2008 की शुरुआत में पुलिस को खबर मिलती है कि इचिहाशी कबुकीचो में है। कबुकीचो टोक्यो में मौजूद रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर बहुत सारे नाइट क्लब्स, लव बार्स और होटल इंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी खुशहाली है। इसे स्लीपलेस टाउन कहा जाता है। वहां पर पुलिस को इचिहाशी के समलैंगिक सेक्स पार्टनर से पता चलता है कि यहाँ पर उसे देखा गया था। पुलिस उसको ढूंढती रहती है, लेकिन फिर भी इचिहाशी का कोई अता पता नहीं लगता। महीने बीत गए, फिर भी कातिल पकड़ा नहीं गया और अक्टूबर 2008 तक 140 पुलिस अधिकारियों के साथ इस मामले की छानबीन करते रहे। चप्पा चप्पा छान मारने के बाद भी पुलिस के हाथों कुछ नहीं लगता, इसीलिए इचिहाशी के मिलने के चांसेस बहुत कम दिखाई देते हैं। और इसी दौरान पुलिस को लगता है कि शायद इचिहाशी ने अब तक आत्महत्या की होगी। इसीलिए इचिहाशी के केस की इन्वेस्टिगेशन में अब पुलिस ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। 15 जनवरी 2009 जापान टुडे के एक पत्रकार द्वारा आर्टिकल छपता है जिसमें न्यूज़ होती है कि टेत्सुया इचिहाशी फिलीपींस भाग गया है। यहाँ पर 21 मार्च 2009 में लिंडसे की हत्या होकर 2 साल हो रहे थे, लेकिन फिर भी हत्यारा अभी तक पकड़ा नहीं गया था। लिंडसे को जस्टिस ना मिलने पर लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। मीडिया ने इन बातों को फिर से उछाला। जापान के लोगों ने जस्टिस फॉर लिंडसे हॉकर नाम के कैंपेन्स पूरे जापान में चलाए और इसी कैंपेन से मीडिया को बहुत ज़्यादा कवरेज मिला और पुलिस पर पहले से भी ज़्यादा प्रेशर बन गया था, जिस कारण पुलिस को हर हाल में आरोपी को ढूंढना अब लक्ष्य बन गया था। इसीलिए वो जगह जगह जाकर इचिहाशी के बारे में पूछताछ करते थे। तभी उन्हें 29 मार्च 2009 को ये खबर मिलती है कि इचिहाशी को ईस्ट टोक्यो के लव नाम के होटल में देखा गया था। वहां पर पुलिस जाकर छापेमारी करती है, लेकिन अफसोस हमेशा की तरह शातिर इचिहाशी इस बार भी पुलिस को चकमा देकर भाग गया था। पुलिस की नाकामयाबी पर लोग बातें करने लगे। अपयश के हाथ लगने से पुलिस भी अब जोर से काम करने लगी। वो टोक्यो में बड़े बड़े पोस्टर्स लगवाते हैं जिसमें इस बार इचिहाशी का ठिकाना बताने वाले को 6 लाख की नगद राशि इनाम के तौर पर दी जाएगी, ऐसा भी लिखा था। यहाँ पर इंग्लैंड में रहने वाले लिंडसे के माता पिता जापान आ जाते हैं। उन्होंने भी इस बात को गंभीरतापूर्वक लेने का सोचा और बार बार पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस अधिकारियों पर लिंडसे हत्या के केस का दबाव बनाया और मीडिया में जाकर ऐसा कहा कि पुलिस इस मामले से दूर रहने के लिए इचिहाशी के आत्महत्या की बात कह रहे हैं, लेकिन आरोपी खुलेआम घूम रहा है। 26 जून 2009 में जापानीज नेशनल पुलिस एजेंसी इचिहाशी को पकड़ने के लिए इस बार इचिहाशी की तस्वीर के साथ बड़े बड़े पोस्टर्स लगवाती है। इसके साथ ही इनाम के तौर पर दी जाने वाली राशि को 6 लाख से बढ़ाकर 60 लाख कर देती है। अब ऐसा करते ही धीरे धीरे पुलिस को सफलता मिलने लगी।
फिर 4 नवंबर 2009 को पुलिस ने खुलासा किया कि इचिहाशी ने 24 अक्टूबर को नागोया के एक क्लिनिक में प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। उसने इससे पहले अक्टूबर में फुकुओका में सर्जरी कराने के लिए ट्राई भी किया था, लेकिन वहाँ हो नहीं पाई। इसलिए वो कई बार अलग अलग जगह पर जाकर अपनी कॉस्मेटिक सर्जरी करवाता था। उसने अपने गालों के 2 तिलों को हटवा दिया, तो कहीं उसने अपने होठों को पतला किया और उसने अपनी आईलिड यानी आंखों के पलकों को फोल्ड किया ताकि उसे कोई पहचान ना सके। और नागोया क्लिनिक जाने से पहले उसने अपनी नाक की ऊंचाई बढ़ाई थी। ये सब बातें समझने के बाद पुलिस ने डॉक्टर से इचिहाशी की रीसेंट सर्जरी के पहले की तस्वीर और सर्जरी के बाद की तस्वीर लेकर अखबारों में और पोस्टर्स में लगवाई। कुछ दिनों के बाद पुलिस को ओसाका कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी द्वारा खबर मिलती है कि उसके चेहरे से मिलते जुलते एक आदमी को उसने देखा है और उस कंपनी में वो 14 महीने से काम कर रहा है। फिर पुलिस बिना टाइम वेस्ट करे बड़े ही होशियारी से 10 नवंबर 2009 को ओसाका कंस्ट्रक्शन कंपनी पर छापा मारती है, लेकिन इचिहाशी को इस बात का भी पता चलता है। इसीलिए वो समुद्री मार्ग से फरार होने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती और पुलिस की मेहनत इस बार रंग लाती है। आखिरकार इचिहाशी अपने दोनों हाथ ऊपर कर पुलिस को अपने आप को सौंप देता है। इसके बाद इचिहाशी को 23 दिन तक पुलिस रिमांड होम में रखती है, लेकिन लाख पूछताछ करने पर भी इचिहाशी अपनी गलती कबूल नहीं करता। अब पुलिस के सब्र का बांध छूट रहा था, क्योंकि उनको भी पता था कि कातिल इचिहाशी ही है, लेकिन वो सच्चाई से मुकर रहा है। इसीलिए उसके साथ पुलिस बड़े ही सख्ती से पेश आती है और तब जाकर वो अपना गुनाह कबूल करता है और कहता है कि उसने ही लिंडसे की हत्या की है। अपना गुनाह कबूल करने के बाद वो लिंडसे हॉकर की हत्या के बारे में बताता है। वो पहली बार लिंडसे हॉकर को ट्रेन में मिला था। जब उसने लिंडसे को देखा तभी उसके साथ कुछ बुरा करूंगा ऐसा सोचा था। लिंडसे के पास जाकर उसको झूठ बोलता है कि वो उसका स्टूडेंट है और उसको एक्स्ट्रा इंग्लिश की क्लासेस लेने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करता है। सेशन खत्म होने के बाद वो पैसे साथ नहीं लाने का बहाना बनाता है और लिंडसे को अपने साथ अपार्टमेंट तक लेकर जाता है। अंदर आते ही लिंडसे के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन लिंडसे मार्शल आर्ट सीखी हुई थी, इसीलिए वो उसका बचाव कर रही थी। लेकिन इचिहाशी ने मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हासिल किया था, इसीलिए लिंडसे उसको कमज़ोर दिखाई दी। फिर वो दोनों एक दूसरे पर हमला करते रहे, लेकिन इचिहाशी का एक बार उसके गर्दन पर जोर से लगने की वजह से उसके गर्दन का कार्टिलेज टूट जाता है और वह नीचे गिर जाती है। उसी दौरान वो लिंडसे पर बलात्कार करने की कोशिश करता है और वो चिल्ला ना सके, इसीलिए उसके मुंह पर स्कार्फ बांध देता है। स्कार्फ बांधने से लिंडसे की सांस घुटने की वजह से मौत होती है और मौत के बाद उसके बॉडी को ठिकाने लगाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले वो लूसी के बालों को काटता है। उसके बॉडी का जल्द से जल्द डिकम्पोजिशन होने के लिए लोकल स्टोर से कुछ केमिकल लाता है और उसे मिट्टी में भरे बाथ टब में डालता है। इसके बाद वो पुलिस से अपना मुंह छुपाते फिरता है और उसे कोई पहचान ना पाए, इसीलिए वो अलग अलग सर्जन्स के पास जाकर वो अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाता है। टेत्सुया इचिहाशी द्वारा अपना गुनाह कबूल किए जाने के बाद उसे लिंडसे हॉकर के अपहरण, बलात्कार और हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये मामला शिबा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला, जहां इचिहाशी के वकील ने दलील दी कि उसने जानबूझकर लिंडसे की हत्या नहीं की, बल्कि गलती से उसकी जान चली गई। हालांकि इचिहाशी ने भी बताया कि उसने के दौरान लिंडसे का मुंह बंद कर दिया था ताकि वो मदद के लिए चिल्ला ना सके, लेकिन इसी दौरान उसकी दम घुटने से मौत हो गई। सितंबर 2010 में कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से इचिहाशी ने लिंडसे हॉकर के माता पिता से अपने किए के लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी। इस मामले की सुनवाई कोर्ट में चलती रही और फाइनली 21 जुलाई 2011 को शिबा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इचिहाशी को लिंडसे हॉकर की हत्या के लिए उम्र कैद की सज़ा सुनाई। इस सज़ा का विरोध करते हुए लिंडसे हॉकर के माता पिता ने कोर्ट से इचिहाशी को फांसी की सज़ा देने की मांग की, मगर कोर्ट ये मानता है कि इचिहाशी की उम्र 32 साल है और संभव है कि आगे जाकर वो सुधर सकता है, इसीलिए उसे एक मौका दिया जाना चाहिए। ऐसा कहकर कोर्ट फांसी की सज़ा देने से इनकार कर देते हैं। कोर्ट के दिए गए इस फैसले से कोई भी खुश नहीं था, क्योंकि लोगों का कहना था कि जब 32 साल के बेरहम कातिल इचिहाशी का भविष्य है, तो क्या 22 साल की लिंडसे हॉकर का कोई भविष्य नहीं? क्या उसके भविष्य की कोई वैल्यू नहीं थी? कोर्ट ने इन दलीलों को नज़रअंदाज करते हुए इचिहाशी को उम्र कैद की सज़ा बरकरार रखी। जेल में रहते हुए टेत्सुया इचिहाशी ने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था अंटिल आई वॉज अरेस्टेड, जिसे जापान में
ताइहो सारेरू मड़े कहा जाता है। इस किताब में उसने बताया कि पहली बार वो लिंडसे हॉकर से कैसे मिला और कैसे उसने उसकी हत्या कर दी। इसके अलावा उसने इस किताब में बताया है कि वो कैसे 2.5 साल तक भागते हुए अपनी ज़िंदगी बिताता रहा और कैसे उसने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी अलग अलग जगह जाकर करवाई। मीडिया में ये मामला पहले से ही काफ़ी प्रचलित हुआ था, इसलिए जनवरी 2011 में इचिहाशी की ये किताब रिलीज़ होते ही बहुत ज़्यादा बिकी और देखते देखते बेस्ट सेलिंग बुक बन गई। इस किताब की बिक्री से इचिहाशी ने जेल में रहते हुए करोड़ों रुपए कमाए। हालांकि टेत्सुया ने अपनी लिखी इस किताब से होने वाली पूरी कमाई लिंडसे हॉकर के माता पिता को देने का ऑफर दिया, मगर लिंडसे हॉकर के माता पिता ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। 2013 में जापान में इस घटना पर आधारित एक फिल्म भी बनी जिसका नाम था आई एम इचिहाशी जर्नल ऑफ मर्डरर। इसी दौरान लोगों ने और मीडिया ने इस पूरे मामले की तुलना जापान में घटी जोजो ओबारा और लूसी ब्लैकमैन मर्डर केस से की, क्योंकि वो मामला भी इसी तरह था। लेकिन वो मामला जापान के सबसे बड़े सीरियल रेपिस्ट को उजागर करता है। दोस्तों, हमने इस केस पर भी एक वीडियो बनाई है और अगर आपको देखना है तो आप हमारी लूसी ब्लैकमैन मर्डर केस वाली वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल टेत्सुया इचिहाशी जेल में ही अपनी उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। हाल ही में जेल में इचिहाशी ने एक अन्य कैदी के साथ झगड़ा किया था, जिसके बाद उसकी जेल की सज़ा और भी सख्त कर दी गई। इचिहाशी की कमाई से जुड़ी संपत्ति के अधिकार अभी भी विवाद में हैं और फिलहाल इसका उत्तराधिकारी कोई नहीं है, क्योंकि इचिहाशी के माता पिता ने इससे संबंधित अधिकार लेने से इनकार कर दिया है और लिंडसे हॉकर के माता पिता अपने जापान में सुधार के लिए अभियान चलाते हैं ताकि अन्य परिवारों को ऐसे दुखद अनुभवों से बचाया जा सके। हमारी इस कहानी पर अपनी राय ज़रूर बताना। हमारा वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।